आर्याई का अहद उस्ता। संस्कृत के ज़वाल के बाद 500 कबल मसीह से प्राकृतों का ज़ुहूर होता है। ये दरअसल एक ऐसी ज़ुबान थी जो संस्कृत ज़ुबान में तब्दीली के नतीजे में फितरी तौर पे ज़ुहूर पजीर हुई थी। यानी ये कोई संस्कृत बदलते बदलती ये ज़ुबानें ज़ुहूर पजीर हुई हैं। लिख रहे हैं, जब संस्कृत ज़ुबान के तलफ़ुज़, क़वायद और नहवी ढांचे में काफ़ी हद तक तब्दीलियाँ रूनुमा हो गई तो ये ज़ुबान बिल्कुल बदल गई और संस्कृत की यही बदली हुई शक्ल क्या कहलाती है? प्राकृत कहलाती है। संस्कृत ज़ुबान में तब्दीली रूनुमा हो आई, ये अहद कब से कब तक है? तो आप जानते हैं कि 500 कबल मसीह से 1000 सन ईस्वी तक। ये बात असल आपको ज़हन में रखना चाहिए, कहीं 600 भी लिखा होता है तो ऐसा नहीं कि ज़ुबान अचानक कोई बदलने वाली चीज़ है जो बदल जाती है। उसका 100 साल का आपस में ये रहता ही रहता है, तो ये दौर रहेगा ही। तो इस वजह से कहीं 600 कबल मसीह भी लिखा हुआ आपको मिलेगा। अब हम उस्ता हिंद आर्याई के 3 अदवार जो हैं पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, ये 3 दौर हैं। पाली दौर है, प्राकृत है और अपभ्रंश है। ये 1500 साल पे था। पहले में क्या था? 1000 साल का, तो वो 500 साल का था वैदिक और क्लासिक, और ये 1500 साल का है तो इसमें भी 500 साल का आप याद रख सकते हैं। पाली दौर 500 कबल मसीह तब मौलूद मसीह यानी ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश तक, ये भी 500 साल। प्राकृत दौर मौलूद मसीह था 500 ईस्वी और अपभ्रंश 500 ईस्वी था 1000 ईस्वी तक। तो इस तरह ये 3 दौर हैं। पूरे खाके में आपको देखना है तो ये खाका आपके सामने है। इस खाके से क्या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, इसमें बाज़ वक्त ये आता है कि प्राकृत ही कहते हैं, यानी पहली प्राकृत, दूसरी प्राकृत और तीसरी प्राकृत। वही कह रहे हैं ग्रेसन और दूसरे मुस्तशरिकीन के लिए ये आम है कि तीनों को मिलाकर प्राकृत कह देते हैं। तो पाली का जो दौर है इसको पहली प्राकृत, पाली को पहली प्राकृत और प्राकृत को दूसरी प्राकृत और अपभ्रंश को तीसरी प्राकृत कहते हैं। और कहीं अगर आपको मिले कि पहली, दूसरी, तीसरी प्राकृत तो आप वो भी जहन में रख सकते हैं, इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे भी कहा गया है। आइए हम पाली को देखते हैं जो पहली प्राकृत है। इस पे भी सवाल आता है कि प्राकृत की पहली शक्ल कौन सी है, पहली प्राकृत कौन सी है। तो ये आप आराम से बता सकते हैं कि प्राकृत की अदबी शक्ल जो है पहली वो पाली है। पाली का लफ्ज़, पाली के ये संस्कृत का है जिसके लफ्ज़ी माना पंक्ति से माखूज है। ये देखिए, लिसानियात के उलमा पाली के माना क्या क्या बताते हैं। सतर, सीधी लकीर, किताब के असल, इबारत, बौद्ध ग्रंथों के सतर, बौद्ध धर्म शास्त्र के सतर बताते हैं। पहली प्राकृत में पाली और आशोकी, यानी पाली जो दौर है या पहली प्राकृत जो भी हम कहें उसके भी 2 हैं। एक पाली दौर है, एक पाली प्राकृत है और एक अशोकी प्राकृत है। तो ये 2 शक्लें मिलती हैं। उस्ता हिंद आर्याई के पहले दौर में 2 ज़ुबानें मिलती हैं, पाली और अशोकी प्राकृत। महात्मा बुद्ध के उपदेश जो हैं, जो उनके फरमान वगैरह हैं, वो पाली ही में मिलते हैं, जिससे कम अज़ कम ये साबित हो जाता है कि 5वीं सदी कबल मसीह के करीब मगध में संस्कृत का असर ख़त्म हो चुका था और पाली का अहद शुरू हो गया था। लेकिन यहाँ से जो पाली की किताबें थी, अशोक का जो बेटा था महेंद्र जैन, ये पाली की किताबें जितनी थी यहाँ से लंका ले गया था। उसके बाद हिंदुस्तान में असल किताबें तो रहीं लेकिन उनकी तफसीर वगैरह नहीं रही थी। हाँ, फिर एक अंग्रेज़ जेम्स प्रिंस है, वो उनको लाया और उसे पढ़ा भी और हमें उसे मुतारफ़ कराया और इस ज़ुबान को पाली नाम भी उसी का दिया हुआ है। यानी जो
हम पाली का नाम उसे याद करते हैं तो वो ये अंग्रेज जेम्स प्रिंस ने दिया है, वरना लंका में इस पाली का नाम जो है वो पाली नहीं बल्कि क्या है, मागधी है। लेकिन हमारे पास पहले से मागधी लफ्ज़ का इस्तेमाल किसी और में था, इस वजह से हम इसे पाली के नाम से जानते हैं। हम चूँकि मागधी एक प्राकृत के लिए मखसूस कर चुके हैं, इसलिए बोधी ज़ुबान को पाली कहना ही मुनासिब है। पाली की वजह तस्मियात ऊपर हम अभी देख चुके हैं, इसका PDF भी आप लोगों को ग्रुप में दे दिया जाएगा, तो वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। ये ऊपर भी हम गुफ्तगू कर चुके हैं। ये आपको याद रखना है। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी की राय है कि ये मध्यदेश की ज़ुबान है। किसके बारे में? पाली के बारे में बता रहे हैं कि यानी डॉक्टर सुनीति कुमार, या भी होनी चाहिए, सुनीति कुमार चटर्जी की राय है कि पाली जो है ये मध्यदेश की ज़ुबान है। तो अगर कभी आ जाए कि किसका ये कौल है, कौन पाली को मध्यदेश कहता है, तो सुनीति कुमार चटर्जी। पाली के चंद खुसूसियात, उतने खुसूसियात हमारे सवाल में आते नहीं हैं, इसलिए उस पर जाने की ज़रूरत नहीं है। अशोक प्राकृत, शीला लेखी प्राकृत भी इसे बोलते हैं। अशोक की प्राकृत जो है उसको शीला लेखी प्राकृत भी बोलते हैं। अशोक के लाट तादाद में 20 से ज़्यादा हैं। 250 कबल मसीह और 222 कबल मसीह के बीच के हैं ये। इसमें आप ये ध्यान में रख सकते हैं कि इसमें जिन्स जो है, यानी जैसे तस्गीर व तानीस, मुज़क्कर और मुअन्नस, ये 3 थे, लेकिन तस्निया इसमें गायब है। यानी जो तादाद में आता है वाहिद, जमा और तस्निया, तो तस्निया इसमें नहीं थे अशोकी प्राकृत में। अब यहाँ से हम दूसरे अहद यानी दूसरे प्राकृत जो है उस्ता हिंद आर्याई के का जो दूसरा दौर है, जिसे दूसरी प्राकृत भी कहेंगे या प्राकृत सिर्फ कह सकते हैं, जानते हैं कब से कब तक है? मसीही सन से, यानी मौलूद ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 500 ईस्वी तक। प्राकृत इसका नाम वजह तस्मिया यानी नाम रखने की वजह, वजह तस्मिया, वजह मन इल्लत, वजह तस्मिया नाम रखना। तो नाम रखने की वजह क्या है? तो संस्कृति तहजीब को प्रकृति कहते हैं, संस्कृति तहजीब को प्रकृति कहते हैं। फितरत को संस्कृत महज़ब ज़ुबान थी। प्राकृत फितरी यानी गैर मुरस्सा अवामी ज़ुबान, ये बनावटी नहीं है, आई हुई, इसलिए इसका नाम प्राकृत पड़ गया है। अब प्राकृत की तादाद कितनी है? तो इस सिलसिले में 2 राय यहाँ पे है। उरूची ने 4 प्राकृत कहे हैं, महाराष्ट्री, पेशाची, मागधी और शोरसिनी, और हेमचंद्र ने 3 ही नाम दिए हैं, 3 और नाम दिए हैं, यानी ये 4 3 7। आर्श यानी अर्धमागधी, चोयका, पेशाची और अपभ्रंश यानी बाद की ज़ुबानें। लेकिन मुस्तनद जो हमें याद रखना है वो है ये, जो आपको याद रखना है, यानी शोरसिनी, महाराष्ट्री, अर्धमागधी, मागधी और पेशाची। शोरसिनी क्या है? ये 5 आप याद रखिए, और उसके बाद इसमें आपको वही याद रखना है कि किस इलाके की, यानी शोरसिनी किस इलाके की ज़ुबान रही है, महाराष्ट्री किस इलाके की, अर्धमागधी किस, और मागधी, पेशाची वगैरह किस इलाके की ज़ुबान रही है। सिर्फ इतना याद रखना है आप इनको। और 1-2 बातें बीच में भी और भी आएंगी, जैसे महाराष्ट्र के बारे में क्या अदब, इसी पे तवज्जो दी गई है। शोरसिनी ये मध्य देश के प्राकृत हैं। मध्य देश का जो इलाका था अम्बाला से इलाहाबाद का, तो वो इलाका शोरसिनी प्राकृत का रहा है। इसका मरकज़ क्या है? शोरसीन यानी मथुरा का इलाका था। इसकी 2 बोलियाँ आभेरी और राहरी हैं, और उन्नति का जिक्र मिलता है। उन्नति उज्जैन के पास की शोरसिनी को बोलते हैं। उसके बाद महाराष्ट्री में आपको क्या देखना है? महाराष्ट्री जवाल ब्लॉक ने मराठी को उसी से माखूज किया है। इन मराठी महाराष्ट्री से मराठी को, हालांकि मराठी तो जदीद हिंद आर्याई की ज़ुबान है, लेकिन जवाल ब्लॉक ने इसको उसे मंसूब किया है। लेकिन मनमोहन घोष और सुकुमार सेन महाराष्ट्र के माना बड़ा मुल्क लेकर उसे पूरे मुल्क की ज़ुबान मानते हैं। मनमोहन घोष की राय है कि यह शोरसिन के बाद की शाख है जो शुमाल से दक्कन चली गई। इसमें आपको ये याद रखना है, ये यानी महाराष्ट्र वाले में एक तो इलाके के साथ साथ ये चीज़ आपको याद रखें कि कवायद निगारों की महबूब बोली है। यानी जो
प्राकृत मशहूर है, उसमें महाराष्ट्री जो है वो सारी प्राकृतों में सबसे पहले महाराष्ट्री के कवायद दर्ज किए गए हैं। तो ये सवाल में आ जाता है कि जितने प्राकृत हैं उनमें किसमें सबसे पहले कवायद मुरतब किए गए हैं, तो वो महाराष्ट्री ज़ुबान है। श्वेतांबर जैनियों ने इसमें अपनी मजहबी कुतुब लिखी, उनकी ज़ुबान को जैन महाराष्ट्री कहा जाता है। बिल्कुल इसी तरह जैसे दिगंबर जैनियों की जैन शोरसेनी ही महाराष्ट्री में कुछ बौद्ध ग्रंथ भी मिलते हैं। उसके बाद अर्धमागधी, इन तीसरे नंबर पे अर्धमागधी। अर्धमागधी, अर्ध का माना ही आता है, क्या आता है? आधा। अर्धमागधी का माना क्या है? आधी मागधी, यानी ये शोरसेनी और मागधी के बीच की है, यानी इसका जो इलाका है शोरसेनी और मागधी का जो इलाका है उसके दरमियान का इलाका है, यानी अवध और मशरिकी यूरोपी का इलाका ये था। इसमें याद रखने की ये बात है कि ये सबसे कदीम मागधी है, ये सबसे कदीम मागधी है। नमूने कहाँ मिलते हैं इसके? तो अशोकी प्राकृतों के तह में मिलते हैं, यानी अशोकी प्राकृत जहाँ लिखे जाते हैं यानी पाली, उसके नीचे अर्धमागधी भी इस्तेमाल हुआ है। उसके अलावा श्वेतांबर जैनियों के 45 ग्रंथ हैं इसी अर्धमागधी ज़ुबान में, लेकिन जैन जो है इसको इस्तेमाल करते हैं तो अर्धमागधी को अर्श का नाम देते हैं। आर्श, रा पे साकिन है, रा साकिन के साथ। गिरेसन की ये ख्याल देखिए जिसको आपको याद रखना है, अर्धमागधी शोरसेनी और मागधी के बीच एक उबूरी शक्ल है, यानी अर्धमागधी जो है शोरसेनी और मागधी के बीच का एक रास्ता है। तो ये आप देख सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं मागधी। तो मागधी जो है ये पूरे मशरिक हिंदुस्तान की बोली है। मशरिकी हिंदुस्तान जो है उसकी बोली को क्या बोलते हैं? मागधी। इसका मरकज़ मगध है, दाल साकिन यानी जुनूबी बिहार। आर्य इस प्राकृत को हकारत से देखते थे, इस ज़ुबान के बोलने वालों को वो हकारत से देखते थे और इस ज़ुबान को मेयारी नहीं समझते थे। उरूची जिसने 4 बताया था क्या? प्राकृत, उसका ये कहना है कि मागधी जो है ये कोई अलग से नहीं है बल्कि ये शोरसेनी से निकली हुई है, तो उसका मानना ये है। एक और अहम बात यहाँ से आप जो पहले भी आ चुका है कि लंका पाली को भी मागधी कहा करते थे। लंका में पाली को मागधी कहा जाता था, लेकिन हम मागधी नहीं कह सकते हैं पाली को। क्यों? इसलिए कि मागधी जो है ये मागधी प्राकृत अलग भी खुद नाम है, और जो वो मागधी कहते हैं उसका इस मागधी से कोई भी ताल्लुक नहीं है। इसकी 5 बोलियां हैं, वो आप चाहें तो याद रख सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। आइए अब हम देखते हैं आखिरी प्राकृत यानी पेशाची। पेशाची संस्कृत में पिशाच भूत को कहते हैं। पिशाच भूत को कहते हैं, तो गोवंडी और राजशेखर ने उसे भूत भाषा भी कहा है, यानी इसी माने में लेते हुए पेशाच को उन्होंने इस ज़ुबान को ही कह दिया भूत भाषा, यानी भूत की ज़ुबान। दूसरा माना पिशाच के क्या है? मर्दुमखोर, यह कच्चा गोश्त खाने वाला भी बताया गया है। ग्रेडसन लिखता है कि पिशाची आम माना में प्राकृत नहीं है, उसका कहना है कि जैसे दूसरे है उस तरह ये प्राकृत नहीं है। ये संस्कृत की हम असर एक कदीम बोली है, तो उसका क्या कहना है कि प्राकृत नहीं है बल्कि संस्कृत के साथ साथ ये एक कदीम बोली रही है, संस्कृत से निकली हुई नहीं है। संस्कृत की बदली हुई शक्ल ये इस बोली की नहीं है बल्कि ये एक अलग सी ज़ुबान रही है। ये कौल उनका याद रखिए, ये संस्कृत की दुख्तर बेटी नहीं बल्कि बहन है, खार है। तो अगर कहें कि किसने कहा है कि पेशाची संस्कृत की बहन है, तो आपको याद रखना है ग्रेडसन ने कहा है, ग्रेडसन ने ये बात कही। आखिर में अपभ्रंश का कब से कब तक है? तो अपभ्रंश 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक है। तो ये सवाल इस पे आपको उनका बन सकता है कि अपभ्रंश का दौर कब से कब तक है?
तो आपको याद होना चाहिए कि 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। इसके माना क्या है? अपभ्रंश का क्या माना है? भ्रष्ट या मशशुदा। तो ये सवाल बन सकता है कि अपभ्रंश के माना क्या है? अपभ्रंश के माना क्या है? जुबान के माना में इसका पहला इस्तेमाल किसने किया है? तो भामा ने किया है इसका सबसे पहले इस्तेमाल। वे अलंकार और चंडे के पराकृत लक्ष्य में 6ठी सदी ईस्वी में मिलता है इसका जिक्र। जुबान के माना में अपभ्रंश का पहला इस्तेमाल किसने किया? ये सवाल बन सकता है, तो इसका जवाब वही है, भामा ने किया है। अपभ्रंशी अल्फाज पहली बार भरत के नाट्य शास्त्र 30 में मिलते हैं। तो ये भी किस में मिलते हैं? ये ध्यान में रखें, नाट्य शास्त्र में। अब आगे, अपभ्रंश से पहले शुमाल मगरिब के जुबान में जाहिर होती है। केत ने अपभ्रंश को बुनियादी तौर से अहीरों और गुजरों से मुताल्लिक कहा है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भाषा और समाज में इस बात पर हैरत का इजहार किया है कि अपभ्रंश शुमाल मगरिब की ज़ुबान है, लेकिन उसके कवायद पूरब के हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने अपनी हिंदवी किताब भाषा और समाज में दावा किया है कि अपभ्रंश बोल चाल की ज़ुबान नहीं थी, बल्कि मसनूई ज़ुबान थी। तो ये आपको कि अपभ्रंश के बारे में रामविलास का जो कौल है, ये आपको याद रखना है कि किसने अपभ्रंश को बोल चाल नहीं बल्कि एक मसनूई ज़ुबान करार दी है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। अपभ्रंश से मुताल्लिक किसका दावा है कि अपभ्रंश बोल चाल की ज़ुबान नहीं थी बल्कि मसनूई ज़ुबान थी? तो आपको जवाब देना है वह रामविलास शर्मा की। इसके खुसूसियात जो हैं वो आपको कि उनको ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह ये मुकम्मल 2 यानी अहद कदीम और अहद उस्ता के मुताल्लिक हम लोग जान चुके हैं।